Yes. Yes, we are live here. Now we started a new chapter, which is chemical bonding. Yes, आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये भी एक वन शॉट रिवीजन सीरीज पूरी चल रही है IIT JEE लाइव स्प्रिंट के नाम से। तो ये सारी स्प्रिंट सीरीज है जिसमें कम समय में पूरा कंटेंट या टॉपिक कहते हैं अपन, उसको आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, है ना। तो वीडियो तक एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो। और ऑब्वियसली आप तो मतलब अच्छे बच्चे होंगे, बिल्कुल लाइक करोगे, है ना। तो वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी इस मतलब कंटेंट के बारे में जान सके, जिसको नहीं पता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो। ऑल टोटल मीन दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप हमारी सारी वीडियो से रूबरू हो सकें। यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल खत्म कर दिया था पूरा, है ना। ये क्लास 11 थी, अभी चल रहा है, अभी 12th शुरू करेंगे थोड़े दिनों में। तो ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, आप अच्छे से समझ सकते हो। मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग, इंट्रोडक्शन इसके जैसे दे सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो इसमें जैसे बॉन्ड बनेंगे केमिकली अटैच होके, है ना। तो वो केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में आ जाएगा, है ना। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो या तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ये मतलब कह सकते हैं अपन की जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए फॉर्म होगा, चाहे वो लोअर एनर्जी के लिए हो या हायर एनर्जी में हो, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग इट इज फॉर्मिंग ऑफ और डिफॉर्मिंग। बॉन्ड बनते भी है, बॉन्ड टूटते भी है। ये होते कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। दीज आर 5 टाइप्स, है ना। कौन कौन से? पहला होता है आयनिक, दूसरा होता है कोवेलेंट, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट, चौथा मेटेलिक, पांचवा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपने चैप्टर पढ़ोगे या पढ़ मतलब 12th में है, ऐसे छोटा सा टॉपिक ही है, नॉट अ चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो ये 5 प्रकार के आपके होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आयनिक मतलब नाम से सबके आप अच्छे से गैस कर सकते हो कि मतलब कौन कौन से बॉन्ड होंगे, राइट। अब जैसे आयनिक बॉन्ड जो होगा उसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि आयंस जरूर होंगे इसमें, है ना। आयनिक, इतना नाम, इतना मैं कवर कर ले रहा हूँ तो इतना बचा ना आयनिक। तो आयनिक मतलब क्या है? आयन से मिलके बना हुआ। आयंस कब बनते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं दोनों आपस में। जब मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट कब बनता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोऑर्डिनेट कब बनता है? मेटेलिक कब बनता है? मेटेलिक तो मतलब जब मेटल मेटल होंगे, राइट। ये नॉन मेटेलिक होता है और ये शेयरिंग से बनता है, मतलब कि ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है, बस ये ऐसे होता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना। लेकिन ये एरो होता है, यानी कि ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक ही है, जैसे रेडिकल के फॉर्म में होता है वो, उस टाइप से। तो हम इनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ दे रहे कि होते क्या क्या है ये। नाउ आयनिक
पहले ही लेते। then जैसे एग्जांपल NaCl है ना, ये ब्रेक होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आयन हो गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके अंदर। राइट, तो थोड़ा गैस करिए इसको। आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है ना, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, है ना। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनसे बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। और जब इनका मतलब कई सारे अटैचमेंट होते हैं तो एक नेटवर्क बनता है जिसको आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। मतलब ऐसे कई सारे जुड़ के ब्रांचेस वगैरह मतलब एक क्रिस्टल टाइप का बन जाता है, तो इसको हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, है ना। नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल, यस। और ये इतना मजबूत होता है इनके बीच में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है, डेटिव सिग्मा बॉन्ड होता है ये, सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके इन दोनों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो बहुत ही, और इसीलिए अगर इनके बीच में पकड़ मजबूत होगी तो बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको अलग करने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई हो जाएगा इनके क्रिस्टल का, है। ऐसे कोवेलेंट 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 बॉन्डिंग होती है। उससे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो F, वो क्या होता है Z1 Z2 अपॉन E स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, है ना। तो जो Z1 Z2 है वो चार्ज होते हैं, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, जैसे वाटर का अलग सबका अलग अलग होता है, ये दोनों चार्ज हो गए, है ना, और वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। और आर जो होती है वो डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, जो वो कैसे निकालते हैं वो इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो ये आपको पता है नॉन मेटल जब मिलते हैं, जैसे P4O10 एग्जांपल एक क्रिस्टल टाइप का। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से ही बनता है, यस मैंने यही बोला, कोवेलेंट बॉन्ड मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग, हाँ। तो ये मैंने थोड़ा शायद मैंने कुछ बहुत अलग हो जाता है, नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल नहीं, यहाँ पे ये हुआ कि इक्वल शेयरिंग होगी, यानी कि अगर दो इधर से आएंगे इलेक्ट्रॉन, दो इधर से भी आएंगे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान है। यस, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, है ना। इक्वल नंबर ऑफ अगर है तो कोवेलेंट बनता है, और अनइक्वल होगी तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। होगी दोनों में शेड, मैंने नॉन मेटल गलत बोल दिया उसमें, दो नॉन मेटल बॉन्ड ही नहीं बनाते पहली बात तो, मैं तो भूल ही गया थोड़ा सा, इट्स ओके कोई बात नहीं, सबसे मिस्टेक होती है, भगवान तो हो नहीं, कई सारी बातें रहती हैं मन में, नहीं ध्यान दिया मैंने इतना, बट क्लियर तो करी थे, इसीलिए नोट्स अपने बना के लाता हूँ थोड़े,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड, और इसी को हम लोग डेटिव या सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, है ना। सिंगल होता है सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। और यही मैंने आपको ये बताया था, ये एरो से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कई प्रॉपर्टीज की भी होती है कि अगर एक्सेप्टिंग है तो लुईस एसिड बनता है, अगर डोनर है तो लुईस बेस बनता है ना। और जैसे उसमें और बात हो जाती है, ये इधर बता दे रहा हूँ मैं। जैसे NH4 जब बन जाता है तो एक कैटायन आ जाता है इसमें। इसमें एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, है ना। इस तरह से होता है ना। ये H प्लस यहाँ से जुड़ेगा, बाकी H 3 हाइड्रोजन एटम, ये कोऑर्डिनेट एक बनेगा। समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने जो जो चीज़ बताई है वो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते। लेट मी चेक कैमरा वंस टाइम। आज फिर भी थोड़ा मौसम ठीक है। यस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पता नहीं हिल कैसे जाता अपने आप, बट नाउ ओके। आज थोड़ा टेम्परेचर भी कम है। एक दो दिन से तो अबाउट 37 ही निकल रहा है, कहीं कल परसों शायद 42 था, कल 40 था। तो आगे हम शुरू करते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत अच्छा टॉपिक। है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या, बैलेंसिंग होगी इसमें जनरली, मतलब बैलेंसिंग मतलब वो वाली बैलेंसिंग नहीं कि इतने इतने नहीं, थोड़ा कहीं ना कहीं इसका बैलेंस का टर्म यूज होगा। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके सामने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यस मैंने बोला था कहीं ना कहीं एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनका ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है। ये sp है, ये s है और ये p मान लीजिए अगर, तो ये s और p, तो ये बन गया sp, इंटरमिक्स हो गए, है ना। यही है। तो इक्वल नंबर में होगा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ s का 1 है p का 2 हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, है ना। एनर्जी लेवल्स होते हैं भैया, ऐसे कैसे मिक्स हो जाएंगे, अपने आप से कम कर दोगे मिक्स। तो मैं इसकी डिफाइन कर दूं इसको, इंटर मिक्सिंग ऑफ इसमें क्या होता है जब ऐसे मिलते हैं, बॉन्ड भी नहीं बना पा रहा यार। यस शेप साइज पे मत जाइए। यस नाउ करेक्ट। तो ये SS ऑर्बिटल हो गया, है ना। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे ये 2 जगह मिल रहा है, ये पाई बॉन्ड बनेगा, है ना।
एक बार कैमरे में हमारा देखो, यस कैमरे में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इंक पिला दूँ उसको, थोड़ा सा सूख जाता है कभी भी, है ना। ये मिक्सिंग होगी इनकी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? पाई बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इससे क्या है उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि जो सिंगल होता है वो डबल होना चाहता है, जो डबल होता है वो सिंगल होना चाहता है। डबल सिंगल होगा और सिंगल डबल होगा तो लेंथ किसकी बड़ी होगी भैया? ये हम जैसे दो हाथ है, खोल दे, मैंने एरिया ज़्यादा कवर कर लिया, अब मैं सिंगल हूँ और मैं डबल होऊंगा तो ये कम रह गया, मतलब इतना ही रह गया। ये ऐसे खोलूंगा तो बहुत हो जाएगा, ये देखिए और ये देखिए, ये जस्ट लाइक दिस है ना, ऐसे मान सकते हो ये है और फिर ऐसे। अब ये इतना बड़ा हो गया, डबल हो गया तो ये पाई बॉन्ड छोटा रह जाता है ना। और जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं एस एस ऑर्बिटल या एस पी ऑर्बिटल से, वो हमेशा सिग्मा ही होते हैं। मतलब अगर एक भी उसमें एस और पी है, एक भी एस है तो सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि एस तो इतना होता है, ये एस होते हैं तुम्हारे, ये एस होते हैं और ये पी होते हैं, तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। और इनकी जैसे जो स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है वो इस हिसाब से होती है, पहले एस एस ग्रेटर देन एस पी ग्रेटर देन पी पी, है ना, इस हिसाब से। फिर आगे ऐसे और भी हो जाते हैं डी वगैरह। और जैसे अपन ने ये इंटरमिक्स किया है तो इसकी एक और प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये होते क्यों ऐसे। या तो ये हाफ फील्ड को फुलफिल करेंगे, मतलब जो तुम्हारे ऑर्बिटल होते हैं ना, पी ऑर्बिटल, जैसे पी है, पी में कितने होते हैं 6 5 एसपीडीएफ, मतलब जितने भी है तुम्हारे, तो इनको हाफ फिल्ड कर दो या तो या फुल फिल्ड, तो जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि कुल मिला के स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए इनको करना चाहिए। तभी ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी रख दो, राइट। तो यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा और शायद आपने समझ भी लिया होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। इसमें ऑर्बिटल मिक्स करते हैं आपस में स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, है ना। इसमें ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये मतलब बॉन्ड बनाते हैं, इंटरमिक्स करते हैं अपने ऑर्बिटल्स को। हाँ? आगे चलोगे जब प्रोडक्टिविटी में, मतलब मैंने बताया भी नहीं है कि जैसे अगर एक पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए, तो इसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है ना, ये होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे, है ना। ये मेरा था कहने का। आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यही होता है कि कितना है, sp2 है, कितने sp है, sp है, sp2 है, sp3 है, sp3 d है, dsp2 है, sp3d2 है, sp3d3 या d3sp3, इस हिसाब से मतलब ऐसे होते हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब ये आगे पीछे डी डी क्यों लग रहे हैं, वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, एक कह सकते हैं अपन, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज पढ़ोगे आप कि इनका मतलब क्या होता है, और वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे इनका मतलब कोई निकलता नहीं है, फालतू आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे केवल इतने ही होते हैं, तीन जनरली, है ना। 11th में 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें होते हैं ये सब, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप मैंने बताया, अगर 4 सिग्मा है sp, 3 सिग्मा है sp2, 2 सिग्मा, 1 पाई sp2, चारों सिग्मा हो सकते हैं, 3 सिग्मा, यस एक लोन पेयर हो सकता है, ये भी sp होगा, 1 सिग्मा, 2 पाई
हिसाब से। अभी आगे पढ़ाऊंगा, रुको, मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ फालतू में, बस इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखा दूँ। तो डेफिनेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं वो होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गई ऑर्बिटल्स की, एस पी, जैसे एस या पी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो, और ये हमेशा इक्वल होंगे, नंबर्स में हमेशा इक्वल होंगे, ये भी आप और जो जैसे मैंने आपको बता दिया अभी पीछे ही कि जो जैसे अगर एस वगैरह ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, अगर पी और एस मिलेगा तो भी सिग्मा बनेगा, लेकिन अगर पी पी बनेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। ये भी आपको पता है। यस, तो इतना तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मैं पहले बता दिया पिछले में, बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड में अपने सब पढ़ दिया था। अब आती है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। लिख लूं क्या? लिख देता हूँ। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये बताता हूँ मैं क्या मर्ज है इसमें। जो इसका शेप वगैरह जो डिटरमिनेंट होता है, शेप मैं लिख ही दूं डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन पे जब रिपल्सन करते हैं तो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर है ना, ये तो ये आपस में रिपल्सन करेंगे। अभी 90 है मान लीजिए, तो रिपल्सन कर करके 120 बना दे। इस हिसाब से ये रिपल्सन करते हैं तो इनका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा करते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं तो इनकी लिमिट खत्म हो जाती है फिर भैया। अगर किसी को कितना तड़पाओगे, कहीं वो दूसरी जगह चिपक जाएगा, किसी और से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका रिपल्सन तो गया बाढ़ में, फिर वो तुम्हारे सुनने का भी नहीं, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही था, तो रिपल्सन पीपी का ज्यादा होता है, फिर पी बीपी का होता है, फिर बीपी बीपी का होता है ना। बॉन्ड मतलब पहले होगा ये लोन पेयर, लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर होगा बॉन्ड पेयर। ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। मतलब इस हिसाब से सबसे ज्यादा इसका होगा लोन पेयर। लोन पेयर का, लोन पेयर क्या होते हैं? एक चलते फिरते एटॉमिक बम। और ये कहीं भी उसका शेप चेंज करने की इतनी क्षमता है इनकी, कहीं भी उठ जाते हैं भैया, और कहीं उसका शेप बदल दें, शेप पलट दें, कहीं ज्योमेट्री बदल दें, है, कहीं अट्रैक्शन कर देते हैं, कहीं रिपल्सन कर देते हैं भैया। अब चलते फिरते एटॉमिक बम होते ही है। तो नाउ वी मूव इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दूं। चलो, बीपी प्लस एलपी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ मूव अहेड, आगे चलते हैं। शेप वगैरह आपको बता दूं एक बार, छोटा छोटा सा, है ना। ऐसे बता दूं, जब दो इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे अभी बता दें, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होंगे, तो टोटल मान लीजिए अगर दो है, उसमें से दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है अगर, यानी कि दोनों सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा, है ना।
अगर 3 है टोटल और 2 और तीनों अगर जैसे 2 है, दोनों लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर सॉरी, टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ना, टोटल है 2 और 2 और ये 0, तो SP टोटल अगर 3 है, तीनों यही है, ये 0 ही है, अभी लोन पेयर आए नहीं इसमें, तो ये SP2 यस है ना। ऐसे अगर 3 है और एक ये है, ये 3 है, ये 2 है, एक लोन पेयर आ जाए इसमें तो भी SP2 होगा। अगर 4 ये आ जाए और चारों वो हो, ये 4 ये भी 4 हो, ये 0, तो मैंने बताया था आपको या तो DSP2 हो जाएगा या फिर SP3D यस, आइदर वन ऑफ देम। DSP2 होगा भैया, 4 बॉन्ड तो 4 ही है, 2 3 4 यस। SP3 कहाँ से हो जाएगा इसमें, ऐसे अगर एक एक बन जाए इसमें, ये 4 ये 3, तो SP3 बनेगा या DSP2 सेम ही रहेगा इसका कंसिडरेशन। ऐसे कई सारे ऐसे बनेंगे कि 7 मान लीजिए हैं, तो उनको मिलाना पड़ेगा। इसकी एक स्टेज होती है, ये DSP2 मतलब जैसे D ऑर्बिटल पहले यूज हो जाए, जैसे इस तरह से होते, फिर ये मान लीजिए ये D है, मान लीजिए ये S है और ये P है, तो P पे यहाँ पे जैसे भरे होते हैं निकल का, मान लीजिए निकल 2+ आपको दिया गया है, तो इसका कितना होता है, जैसे फेरस मान लीजिए इसका 26 होता है फेरस का, फेरस 2+, तो 26 में से 2 चलेगा 24, अब 24 का भर दीजिए, तो जैसे D में आ रहे हैं पहले, तो यानी मान लीजिए इसके 2 भर गए, ये पूरे पूरे, ये 2 खाली रह गए, तो इसके 2 यूज हो जाएंगे, और फिर D2S पूरा और P के 2 D2SP2, ये बन जाएगा D2SP2। ये एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं है ना। तो इस हिसाब से ये आप क्या हो गया VACPR। अब MOT की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे पहले कैमरे पे नजर डाल लेते, कैमरा थोड़ा हो चुका है तिरछा, हीटिंग प्रॉब्लम आती रहती है भैया इन चीज़ों में। भाई अगर आपको 1 घंटे धूप में खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, तो आप है तो आप नहीं बोल सकते कंटिन्यू 1 घंटे, तो नहीं बोल सकते। यू डू सम ब्रेक, यू टेक सम ब्रेक टू टेक सम रेस्ट ऑल्सो, वाटर वगैरह है, और फिर ये तो मशीन है। आप चैलेंज एक्सेप्ट कर भी सकते हो, तो वो भी नहीं कर सकते कि चलो नहीं बोलूँ तो। अब 1 सेकेंड, यस MOT हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। इसमें जो होता है वो होता है LCAO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। यानी कि जब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो लीनियरली मिक्स होते हैं, है ना, और इनसे मतलब ये भी पता चल जाता है जैसे लीनियर कैसे मिक्स होते हैं, और ये 2 तरीके के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग।
पहला होता है बॉन्डिंग, है ना, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एएमओ है ना, थोड़ा बड़ा लिखिए। यस, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो मान लीजिए ये 1s है, ये 2s है, ये 2px, 2px, इसी के एग्जांपल। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो ये बनेगा सिग्मा s, ये बनेगा सिग्मा 2x, सिग्मा 2s, सॉरी p नहीं, ये बनेगा सिग्मा 2p, यहाँ पे बनेगा सिग्मा 1s स्टार, ये 1n है ना, ये 1s है तो ये 1s स्टार, ये 2s है तो यहाँ पे सिग्मा 2s स्टार, ये बनेगा सिग्मा 2p स्टार। बस यहाँ तक सिग्मा बनेंगे। अब जैसे ही p बाई आएगा तो बाई आपको पता है कैसा होता है, ये p बाई जब ऐड होंगे तो p बाई ऐसा होता है, ऐसा इस टाइप का, तो ये आपस में अटैच होकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ से जब बनेंगे, जैसे p बाई बनेगा तो इसका जो MO होगा और AM होगा वो इस तरह से बनेगा, ये तो पाई बनेगा, दोनों पाई स्टार, ये पाई स्टार। ओके, इस टाइप से आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिफाइन हो जाएगी। फिर से देख लेंगे नाउ। यस, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, है ना, कहानी मतलब रियल लाइफ की कहानी है, जो इस टॉपिक पे आपको थोड़ी हंसी भी आएगी उस कहानी में। मैं लिख देता हूँ पहले टॉपिक का नाम, क्योंकि ये है पजाम्स रूल। मैं 11th में था, मतलब कोचिंग कर रहा था, IIT की मैं तैयारी कर रहा था, तब 11th क्लास की बात है। मैम एक क्वेश्चन कराई मेरे को, चैप्टर चल रहा था सर बेसिक ही चल रहा था 11th का, पीरियोडिक टेबल शायद ऐसा कुछ था। तो सीलिंग इफेक्ट वगैरह टॉपिक हो गए थे उसके, तो उनने एक क्वेश्चन कराया और तुरंत ही उसका क्वेश्चन पक कराया। हम लोग को 2-4 मिनट का टाइम दिया, बोले सॉल्व करके देखो। तो हम लोगों से नहीं हुआ क्योंकि नया टॉपिक था, तो इतना जल्दी नहीं कैच कर पाए थे, है ना। थोड़ा बहुत बता दिए उसके बारे में कि हाँ मैम ऐसे होता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला उसका। तो क्या वो मैम ने उसका 2 लाइन में आंसर लिख दिया और बोले कि, तो हम लोग एकदम से मतलब सरप्राइज हो गए कि मैम आपने इतना, मतलब हमारे लिए तो टफ ही था आंसर। तो हमने यही पूछा, मैंने ही पूछा इनफैक्ट, और कोई तो ज़्यादा बोला भी नहीं, मैं खड़े होकर पूछा। वो मैम ने एकदम बोला कि प्रांजल बोलो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैम बोला हमने जो बताया वो तो आपने कुछ यूज ही नहीं लग रहा इसमें। उन्होंने कुछ अलग से, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, नोट्स में होगा मेरे शायद, उसमें मैंने रेड मार्क किया था, तो मैं देखूंगा अगर किसी स्लाइड में डालूंगा उसको। तो मतलब यही मैंने पूछा सरप्राइजिंग, मैम ये आपने सॉल्व कैसे किया, बस ये बता दो। तो उनने बोला कि कोई बात नहीं, हैरान मत हो, इसका आंसर तुम्हें 1 साल बाद मिलेगा। अब मैंने कहा मैम अगर ये एग्जाम में आ गया लेकिन मैं तो ये भूल ही गया कि एग्जाम भी 1 साल बाद ही होगा, इनफैक्ट तो आंसर तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी ये जरूर कह दिया मैम अगर कहीं इस वाले पेपर में हो गया, जो हमारे हम लोग के वीकली टेस्ट होते हैं उसमें अगर आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो उन्होंने बोल दिया कि जो पुराने मतलब उनने उससे पहले भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, तो बोले उस बेस पे करो। लेकिन वो क्या होता था, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड था, इतनी जल्दी कैच नहीं हो पाता था, जैसे मतलब टाइम लगता था उसमें, जनरली कहने का मतलब उसमें टाइम लगता था। तो मेरे सारे कई फ्रेंड्स थे
उस पर रिसर्च कर करके रिसर्च बोले तो मतलब कहीं इस पे ढूंढने, कहीं इस किताब में, उस किताब, लेकिन वो मुझे जो उनने ट्रिक की वो मुझे ऐसे नहीं पता चली। फिर 2-3 दिन बाद मैम ने वो हमने फिर पूछा, मैम वो किस बेस पे आपने किया? तो उन्होंने इतना बता दिया, बोले कि ठीक है अगर पूछ रहे हो ज़्यादा तो हिंट देते, वो फजांस रूल है। बस गूगल पे लग गए हम लोग सर्च करने में, फिर मैम लोग को पढ़ा दी, नहीं मतलब बस फजांस रूल पढ़ रहे थे हम लोग क्लास में बैठे मोबाइल पे। वैसे ऑन नहीं करते थे हम लोग, फ़ोन वगैरह लेके जाते थे लेकिन ऑन नहीं करते थे, साइलेंट पे रखते थे। फिर भी मतलब करते रहे, लेकिन थोड़ा बहुत उसको पढ़ा, फिर इतना समझ में नहीं आया फजांस रूल वगैरह। और जब 1 साल बाद मतलब जनरली जब मैम का ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब किसी दूसरी ब्रांच में, शायद जोधपुर या बूंदी, तब उनको जैसे पता ही था कि कब उनको जाना है, तो उससे 1-2 दिन पहले ही मैं उससे पहले जैसे डाउट काउंटर पे भी कई बार गया, पूछा, लेकिन वो हँस के टाल देती थी, है ना? वो कहती थी मुझे पता है तू इंटरेस्ट है पढ़ने में, लेकिन इतना मत हाइपर मत हो किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे वो हँस के टाल देती। मुझे बहुत प्यार करती थी वो, और काफ़ी उनकी मतलब हैबिट बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब जनरली बच्चों के साथ बिहेव करती थी। तो उन्हें लास्ट क्लास मतलब लास्ट जाने से पहले 1-2 दिन पहले क्लास ली, उसमें आई और बोली कि वो क्वेश्चन निकालो जो मैंने कराया था 2 लाइन वाला। तो भैया तुरंत बच्चों ने खोल के रख दिया। उस टाइम क्या था, हम लोग रटे होते थे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कराया, तो कितने पेज होंगे अप्रोक्सीमेटली, तो फटाफट उतने पेज निकाल देते थे कि ये। तो उनने बस ये 4 शब्द लिखे थे, SCLA। अब बोला था बस प्रांजल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है। तो मैं जितना कंफ्यूज तो पहले नहीं था उतने उससे ज़्यादा तो अब हो गया था। ये चार नहीं, आप सब क्या है ना? बोले थे अब जो तुम्हें नया टीचर फजान सुरूर पढ़ाएगा 12th में, उससे पढ़ लेना ये 4 शब्द, फिर तुम्हें समझ में आएगा, बहुत सिंपल। तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहे, थोड़ी दिक्कत में भी रहे मतलब इस चीज़ के लिए कि बताओ इतने 4 सिंपल शब्द नहीं आ रहे समझ में। फिर भी कोई बात नहीं, सर्च वगैरह किया तो इतनी जल्दी आती नहीं है ट्रिकें, उसमें तो पूरा पूरा लिख के आ रहा था, लेकिन वो चीज़ हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे थे कि ये एक्चुअली है क्या। फिर 12th में जब टीचर से, जैसे और भी टीचर से पूछने जाते थे उस टाइम, तो वो ये एक ही क्वेश्चन करते थे कि जिस टीचर ने तुमको ये पढ़ाया है उसने बताया कि नहीं, तो हम लोग मना कर देते थे, झूठ क्यों बोले, क्योंकि उनको तो पता ही है ना, रिकॉर्ड उनके पास सब होता है कि किसने पढ़ाया क्या पढ़ाया, भाई उनका शेड्यूल इस तरह से डिजाइन होता है, इसलिए तो हम लोग मना करते थे, नहीं सर अभी पढ़ाया नहीं, ये बोला था कि आगे पढ़ाएंगे। तो बोले कि फिर 12th में इसका आंसर ढूंढना, अभी क्यों पढ़े उसके पीछे। ठीक है, हम लोगों ने फिर इतनी उम्मीद रखी, ठीक है 12th में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 12th शुरू हुई और जैसे ही टीचर्स आए, 1-2 दिन की क्लास हुई, बस जैसे ही इस टॉपिक पे घुसने वाले थे, मैंने तुरंत ही खड़े होकर क्लास में ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर फजान सुरूल क्या होता है बस ये बता दो। फिर उन्होंने कहा अभी वेट करो 2-3 दिन लेक्चर बाद। नहीं सर, हमने कहा आज पढ़ना तो आज ये, थोड़ा बहुत बता दो फिर मैं बाद में पढ़ लूँगा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, फिर ये SCLA का मतलब बताया उन्होंने, और ये होती है आफत स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन। इन 4 शब्दों ने आग लगा दी इस रूल में, और ये सही बात है। ये जैसे वैसे फैक्ट 1 मान सकते हैं, है ना? अब ये डिफाइन जैसे हम कर रहे हैं तो उस हिसाब से फैक्ट 1, फैक्ट 2 क्या है, चार्ज वुड ये 3 फैक्ट है। अब इनका मतलब क्या था, ये क्यों होते हैं, ये कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर पहचानने के लिए होते हैं। 1 मिनट, यस ना, ओके, फिनिशिंग अच्छी नहीं हो रही। ओके हाँ, तो ये जो मतलब होता है स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, यह है कि इसका मतलब है कि एनाइन छोटा होना चाहिए और कैटाइन लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये क्यों, ये हेल्प करता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर को पहचानने के लिए, है ना? दूसरी चीज, चार्ज जो होता है दोनों पे प्लस माइनस या मतलब वो बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पे छोटा एक पे बड़ा, चार्ज दोनों पे बड़ा ही होना चाहिए। तीसरी चीज है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनका रियलिटी में नहीं होता है, सीडो होता है, जैसे मतलब इधर से उधर
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, मतलब कोऑर्डिनेट बोले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, अनइक्वल इक्वल शेयरिंग मतलब करेंगे तो अपना वो कुल मिला के अपना इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करें। तो जीरो होता है, इसमें रियलिटी में नहीं होता, कह दो, है ना। तो ये होती है आफत, और उस दिन से क्वेश्चन कभी भूला भी नहीं हूँ, हाल फिलहाल में अभी याद नहीं है, लेकिन एक बार देख लूंगा तो शायद और 4 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। इस हिसाब से कहानी भी अच्छी थी और मैम भी अच्छी थी। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ले भैया। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे भैया सिंपल होता है, एग्जाम्पल कराते हैं इसका एक, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। LiCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन RbCl, बस समझ गए होगे। एनाइन सब में सेम ही है, तो कैटाइन पे ऊपर जाएंगे। कैटाइन देखो सबसे छोटा लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर रुबिडियम होता है। स्मॉल कैटाइन और एनाइन इज सेम, सो डोंट वरी अबाउट एनाइन। नाउ स्टार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब फॉर्म होता है जब स्लाइटली एसिडिक, है ना, हाइड्रोजन जो होता है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। व्हेन यस, दिस इज योर डेफिनेशन, है ना। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे एग्जांपल तो कई है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये फोन का लीवर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये। और इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो थोड़ा वीक होगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इतना ज़्यादा है नहीं, हाइड्रोजन काफ़ी नीचे आता है, तो इस हिसाब से उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, लिखते हैं आगे, विद वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और जब ये बनते हैं तो आपको पता होगा, जैसे ये H F, तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव साइन होते हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा पार्शियली, है ना। इस टाइप से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं शायद, इसके बाद इंटरमोलिकुलर एक और है बस, और आपकी केमिकल बॉन्डिंग खत्म। सिंपल ही चैप्टर है, बिल्कुल ज़्यादा कोई। तो टॉपिक डालते हैं इंट्रामोलिकुलर। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती है, बस इतना पहले मैं बता दूं। उसके बाद मैं डेफिनेशन देता हूँ आपको कि जो इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये कब होती है, जब पोलर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं, व्हेन पोलर, जिसमें पोल्स क्रिएट हो, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल, इसीलिए इंट्रा नाम रखा गया इसका। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, सेम प्लेन, यहाँ से लिखते हैं। चलिए राइट, नाइट्रोफिनाइल वगैरह है, बेंजल्डिहाइड है, इसके एग्जांपल है। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग देखते हैं।
है ना ये। तो इस प्रकार की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं इनके होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है ना, जैसे हाइड्रोजन है और मतलब वाटर वाटर के बीच में है, या फिर अमोनिया के बीच में है। तो दिस H bonding take place between hydrogen and electronegative atom in same or different जैसे H2O 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 NH3। yes, these are examples। एक क्वेश्चन लिख लीजिए फिर एंड करते हैं इसको, है ना। हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट आपको आता ही होगा। Which of them species are hypervalent? हाइपरवैलेंट होता है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। यस, एग्जांपल ड्रॉ ऑप्शन ए बी सी डी। हाँ, क्वेश्चन पहले देखिए पूरे। ClO4 माइनस ClO4 माइनस, फिर है तुम्हारा BF3, फिर है तुम्हारा SO4 2 माइनस, तो फिर तुम्हारा CO3 2 माइनस। ऑप्शन है मतलब इनको सारे पहले 1 2 3 से कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, तो लिखने में आसानी होगी। 1 2 3 4। ऑप्शन है ए बी सी डी। 1 2 3 1 3 1 4 2 3 3 4 लिख दीजिए यहाँ पे। 1 1 2, ठीक है, 1 4। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास अपनी खत्म करते हैं और आपका पीरियोडिक चैप्टर पूरा खत्म हो गया था, और ये आज आपका केमिकल बॉन्डिंग भी हो गया है, राइट। थोड़ा पानी पी लो गाइस, फिर थोड़ा कुछ बताना है आपको। यस, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, कौन सा आंसर है इसमें। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग थोड़े दिन में इसकी DPP शीट्स वगैरह में इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सॉल्व करें इसको अच्छे से। मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे DPPs हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, DU के उसके हैं कुछ, है ना, और बेस्ट IITs के भी हैं। मतलब काफ़ी अच्छे नोट्स हैं मेरे पास जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर किसी और दिन, और फिर जैसे लिंक तो डाल दूंगा, उसके बाद एक सेशन लूँगा जिसमें केवल वो सारे DPP वगैरह सॉल्व कराऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो तब तक अगर लाइव लेने का मौका मिलेगा तो लाइव आऊँगा, तो आप लोग आ सकते हो उस पर, है ना। तो प्लीज़ शेयर मी, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक इट।
please press the bell icon to notify my upcoming video. So all the best guys. Thank you.